हेलो बच्चों, लर्न विद जेसीसी में आपका स्वागत है। कैसे बच्चे आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, चूँकि कल परीक्षा है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और आप अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। बस हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। बस ये आप ये मत सोचिएगा इसको टेंशन ले करके कि जो है अगर इसी के भरोसे हम रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो भी तैयारी अभी तक किया है वो सफिशिएंट है। मैं बस आपको ये हेल्प कर रहा हूँ कि आपको बस प्रैक्टिस और रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको है ना एक हेल्प मिल सके, एक रिवीजन हो सके। तो फास्टली रिवीजन करते। देखिए, सबसे पहली बात, 2026 की जो बिहार बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट की जो परीक्षा हो रही है, इसमें जो फिजिक्स जो होता है ना कि स्कोरिंग विषय होता है। एमसीक्यू सेक्शंस जो होता है वो अच्छे अंक ला सकते हैं, आप उसको अच्छे अंक ला सकते हैं एमसीक्यू सेक्शन से। लेकिन आपको करना क्या होगा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और संभावित प्रश्न यानी एमसीक्यू दिए गए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की अगर बात करें तो इस यूनिट से अक्सर मात्रक है ना, मात्रक और विमा डायमेंशन और है ना यूनिट्स पूछे जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है ना। उसके बाद इग्जा जीरो जिसको आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, है ना पराविद्युतांक कहते हैं, इग्जा जीरो है। इसका मान जो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसी चालक की जो कैपेसिटेंस होती है, जो धारिता होती है, उसका व्यंजक होता है C = Q/V होता है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। इसमें आपको जो है किरचॉफ का नियम, संधि का नियम जिसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और यह जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का सेकेंड जो नियम होता है जिसको हम पास का नियम कहते हैं, या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देख रहे हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको संधि का नियम कहते हैं, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, जो पास का नियम होता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका उपयोग जो है अज्ञात प्रतिरोध मापने में किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P = V² या फिर P = I² R होता है। देखिए, ऑप्टिक्स जो है, प्रकाशिकी जो है, ये बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें आपको जो है खगोलीय दूरबीन जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं, इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो M = -F0/FE होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी और फिर है ना आई लेंस की फोकस दूरी का जो अनुपात होता है वो इसकी आवर्धन क्षमता होती है, किसकी? खगोलीय दूरबीन की, ठीक है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे D से सूचित करते हैं। क्रिटिकल एंगल की अगर हम बात करें तो हीरा जो होता है, हीरा इसका जो क्रांतिक कोण होता है लगभग 24.41 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण। आप जानते हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, वो है ना क्रांतिक कोण कहलाती है। और क्रांतिक कोण हीरा का कितना होता है? 24.41 डिग्री सेंटीग्रेड, 24.41 डिग्री होता है। प्रकाश का अगर हम रंग की बात करें तो प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी आवृत्ति होती है, या फिर क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। देखिए, चौथा जो चैप्टर है वो आपका मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है, जिसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल जानना चाहिए प्यारे बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, है ना। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव जो है आपको बिल्कुल रिवीजन कर लेना है कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। याद रहेगा हमने क्या कहा? प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। हाफ लाइफ टाइम जिसको आप अर्धायुकाल कहते हैं, हाफ जिसको हम अर्धायुकाल कहते हैं, अर्थात T1/2 T हाफ जो होता है वो रेडियोधर्मी पदार्थ की जो अर्धायुकाल होती है उसका जो फॉर्मूला होता है 0.693/λ होता है। अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? 0.693/λ होता है। देखिए, लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट से प्रश्न आएगा ही आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? लॉजिक गेट से प्रश्न बिल्कुल आएगा। लॉजिक गेट को आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है ना। OR गेट, AND गेट और नॉट गेट, इसका बुलियन व्यंजक आपको जरूर याद करना है। जैसे कि OR गेट का बुलियन व्यंजक होता है A + B = Y। AND गेट का बुलियन व्यंजक होता है
ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई, और नॉट गेट का विलयन व्यंजक होता है ए, उस पर क्या कर देते हैं हम, नोट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको जो है तैयारी के लिए कुछ खास बातों को बिल्कुल ध्यान देना है कि पिछले अगर आप 5 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको बिहार बोर्ड अक्सर दोहराता है, पिछले सवालों को बिल्कुल दोहराता है, और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बेसिस पर प्रश्न बनते हैं, तो आप अगर हर चैप्टर के अंत में दिए गए पॉइंट्स टू पॉइंटर से सीधे एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं, तो अगर आप उसको कंप्लीट किए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं कंप्लीट किए हैं तो आज आपको जो है सारा कंप्लीट हम करवाएंगे, ठीक है ना। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। मात्रक और बीमा कम से कम 5-8 सवाल तो सीधे मात्रक से ही पूछते हैं, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। चलिए अब जो हम एक एक चैप्टर करके आपको जो हम तैयारी करवाएंगे, हर एक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन एमसीक्यू तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यूनिट 1 से है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आपको 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाले हैं। जैसे कि ईजा जीरो का मात्रक, ईजा जीरो का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति स्क्वायर, प्रति कूलम स्क्वायर, फेराड प्रति मीटर, या कूलम प्रति वोल्ट, या फेराड मीटर। तो इसका सही आंसर है ना, फेराड प्रति मीटर। फेराड प्रति मीटर किसका मात्रक है, ईजा जीरो का मात्रक है। किसी चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, किसी चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, देखिए सी बराबर है क्यू इंटू वी, ये तो नहीं होता है, सी बराबर क्यू बटे भी, है ना, सी बराबर भी बटे क्यू, है ना, और सी बराबर क्यू स्क्वायर इंटू भी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है कि चालक की जो धारिता होती है वो सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे भी होता है। अगला प्रश्न है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलम मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर होता है, कूलम मीटर होता है, या न्यूटन होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, सही उत्तर है कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10⁻19 कूलम होते हैं, या फिर जो है 1.6 गुना 10⁻19 होता है, 9.1 गुना 10⁻31 होता है। तो याद रखिएगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, या तो हम कहते हैं वोल्ट प्रति मीटर। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न है किसी गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम है, किसी गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम है, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हवा में इक्जार का मान क्या होता है। तो हवा में इक्जार का मान होता है, हवा में इक्जार का मान होता है 1, हवा में इक्जार का मान है ना कितना होता है, अब है ना हवा में इक्जार का मान होता है, माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो हवा में कितना होता है, हवा में इक्जार का मान होता है 1। अगला प्रश्न है विद्युत विभव जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, तो विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो विद्युत विभव जो है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ये W इंटू क्यू होता है, W बटे क्यू होता है, क्यू बटे W होता है, या √100 W होता है। तो इसका सही आंसर होगा W बटे क्यू होता है ना। विद्युत विभव का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, W बटे क्यू होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है जिसको हम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल आयतन किसके बराबर होता है, तो Q बटे A के बराबर होता है, अर्थात कुल आवेश बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों, बढ़ती है। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अगला प्रश्न है वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ जनरेटर क्या उत्पन्न करता है, ऑप्शन है उच्च धारा उच्च वोल्टता दोनों केवल अल्प धारा। तो याद रखिएगा वान डी ग्राफ जनरेटर उच्च वोल्टता है ना उत्पन्न करता है, वान डी ग्राफ जनरेटर क्या उत्पन्न करता है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव में है ना विद्युतीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है K इंटू P बटे R स्क्वायर, K इंटू P बटे R स्क्वायर, जहाँ K का मान है 1/4π/0, जहाँ पर K का मान क्या है 1/4π/0, कह सकते हैं कि 1/4π/0 इंटू Q बटे R स्क्वायर या P बटे R स्क्वायर, P बटे R स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। 1/4π/0 इंटू P बटे R स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा विद्युतीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है 1/4π/0 P बटे R स्क्वायर। अगला प्रश्न है
निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है अनंत, ऑप्शन नंबर सी है 9 × 10⁻9, ऑप्शन नंबर डी है k × p/r²। तो याद रखिएगा निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। अगला प्रश्न है समांतर पट्टिका संधारित्र में पराविद्युत डालने पर जो धारिता है वो क्या होता है? समांतर पट्टिका संधारित्र है, उसमें जब उसमें जब डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है, पराविद्युत डाला जाता है, तो उसकी धारिता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बढ़ती है। क्या होगा आंसर? बढ़ती है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र में पराविद्युत डालने पर धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 1 फैराडे किसके बराबर होता है? तो 1 फैराडे किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1 कूलम प्रति वोल्ट, 1 कूलम प्रति वोल्ट। अगला प्रश्न है आवेशित चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है? तो आवेशित चालक की ऊर्जा का सूत्र होता है ½ CV²। आवेशित चालक की ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ½ CV²। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, या सॉरी वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? वोल्ट मीटर होता है। अगला प्रश्न है n संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो, n संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य धारिता होगी। n संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य धारिता क्या हो? तो n संधारित्र के लिए है ना, n संधारित्र के लिए विद्युत चालकता, सॉरी बच्चों देखिए क्या प्रश्न था? n संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो, किस क्रम में जुड़े हुए हो? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो समतुल्य धारिता क्या होगी? तो n संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो समतुल्य धारिता का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन कूलम, कूलम प्रति न्यूटन, न्यूटन स्क्वायर कूलम, कूलम प्रति न्यूटन स्क्वायर। तो क्या होगा? कूलम प्रति न्यूटन। क्या होगा प्यारे बच्चों? कूलम प्रति न्यूटन। देखिए क्या है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है? n संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य धारिता होगी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? C/n। क्या होगा प्यारे बच्चों? C/n। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध है। तो विद्युतीय क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध है? तो आप जानते हैं E बराबर होता है -dV/dx। E बराबर क्या होता है? -dV/dx होता है। अगला प्रश्न है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है? आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है? तो Q = N × I, Q = N × E, Q = N × I ये आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम मीटर होता है। ओम मीटर, सॉरी ये ओम प्रति मीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम मीटर। अगला प्रश्न है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको हम संधि का नियम कहते हैं, जिसको हम बिंदु का नियम या संधि का नियम कहते हैं, वो किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जवाब हम पहले बता चुके हैं प्यारे बच्चों। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है? तो अभी तुरंत बताएं, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है प्यारे बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल उच्च प्रतिरोध मापने में, केवल अल्प प्रतिरोध मापने में, दोनों मापने में, विभवांतर मापने में। तो याद रखिएगा दोनों मापने में, अर्थात उच्च और अल्प प्रतिरोध दोनों को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? वो घटता है। वो क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो है वो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत शक्ति का व्यंजक होता है। तो विद्युत शक्ति का क्या होता है व्यंजक? विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है क्या होता है? P = V × R। तो कौन सा आंसर राइट होगा? P = V × R, P = V² R, P = V² R, P = VI²।
ऑप्शन नंबर डी में है P बराबर वी आर। तो क्या होगा, तो विद्युत शक्ति का व्यंजक होता है P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। क्या होता है प्यारे बच्चों, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो क्या बताएं, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है प्यारे बच्चों, V गुना आर, वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर आर आई। तो याद रखिएगा वी स्क्वायर बटे आर। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वी स्क्वायर बटे आर। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। और याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए। आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, लेकिन आदर्श ए मीटर का जो है प्रतिरोध क्या होना चाहिए, वो शून्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध है, ऑप्शन नंबर ए है VD गुना ई, VD समानुपाती ई, VD समानुपाती ई स्क्वायर, VD समानुपाती अंडर रूट ई। समझ रहे हैं ना, तो कौन सा आंसर होगा बताओ, VD समानुपाती ई। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच कौन सा संबंध है, VD समानुपाती ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से द्वारा सूचित करते हैं, धारा घनत्व किसके बराबर होता है। तो धारा घनत्व किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो I बटे। धारा घनत्व किसके बराबर होता है, I बटे। धारा घनत्व किसके बराबर होता है, I बटे होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की जो मात्रक होती है वो क्या होती है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अगला है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में विभवांतर नियत रहता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में क्या होता है प्यारे बच्चों, विभवांतर नियत होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में विभवांतर, यानी विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो नियत होता है। अगला प्रश्न है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान रहती है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान होती है, ऑप्शन नंबर है विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी है धारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी है शक्ति। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि नियत रहती है प्यारे बच्चों, तो धारा। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि नियत रहती है, तो धारा रहती है। याद रखिएगा प्रतिरोधों के समांतर क्रम में नियत होता है विभवांतर, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में नियत होता है धारा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में नियत होता है विभवांतर, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में नियत कौन होता है, तो धारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विभव मापी। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल जो मीटर होता है, विभव मापी जो होता है उससे क्या मापा जाता है, तो कहिएगा विभवांतर। क्या कहिएगा आंसर, विभवांतर, है ना। विभवांतर या दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना भी विभव मापी की सहायता से की जाती है। याद रखिएगा विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। साथ ही साथ दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना भी करते हैं। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तार का प्रतिरोध R है, खींच करके व्यास को आधा कर दिए हैं तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा, 16R हो जाएगा। n स्क्वायर गुना हो जाता है, अगर खींच कर त्रिज्या या व्यास बदला जाए तो n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो याद रखिएगा n स्क्वायर गुना हो जाता है, n पर पावर 4 गुना हो जाता है, n स्क्वायर नहीं n पर पावर 4 गुना हो जाता है। तो इसे खींच कर हम क्या कर दिए प्यारे बच्चों, है ना, इसे खींच करके व्यास को हम क्या कर दिए, आधा कर दिए। अगर खींच करके त्रिज्या या व्यास बदला जाए तो क्या हो जाएगा, n पर पावर 4 गुना हो जाएगा। n पर पावर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध के लाल रंग का कोड क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। तो याद रखिएगा कार्बन प्रतिरोध के लाल रंग का कोड का सही आंसर क्या होगा, 2 आपको बताएं हम, क्या बताएं, ट्रिक बताए थे हम, का भूला। हाँ, तो कार्बन कोड निकालने का जो सूत्र होता है उसका जो ट्रिक है वो है का भूला ना पिहनी बेसलेस। का भूला ना पिहनी बेसलेस। का से हो गया काला, भू से हो गया भूरा, ला से हो गया लाल, ना से हो गया नारंगी,
पी से हो गया पीला, हा से हो गया हरा, नी से हो गया नीला, बै से हो गया बैगनी, स्ले से हो गया स्लेटी और सा से हो गया सफ़ेद। और इसके बाद फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लाल का हो जाएगा कितना 2, लाल का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का कोड कितना होता है 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है बायो-सेवार्ट्स का जो गणितीय रूप होता है, बायो-सेवार्ट्स नियम का जो गणितीय रूप होता है वो क्या होता है? तो dV बराबर होता है μ0/4 पाई आई डी एल इंटू r/r स्क्वायर। याद रहेगा dV बराबर होता है μ0/4 पाई आई डी एल इंटू आर वेक्टर आर कप्पा बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि ये सदिश राशि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1। अगला प्रश्न है लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? देखिए लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर Q इंटू ई प्लस भी गुना बी। याद रखिएगा लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर Q इंटू, ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी, F बराबर Q इंटू ई प्लस भी गुना बी। ये लॉरेंज बल का सूत्र है। अगला प्रश्न है एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका आंसर होगा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेस्ला, बी है वेबर, सी है एम्पियर, डी है जूल। तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो है वो धनावेशित कण को त्वरित करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रोटॉन। धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर अर्थात मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। किसके वजह से चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके। और सुग्राहिता का सूत्र होता है S बराबर NBA/K। S बराबर NBA/K होता है। तो याद रखिएगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है कुंडली का क्षेत्रफल को बढ़ा करके, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ा करके। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? उच्च श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को। तो इसका सही आंसर होगा समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को। याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदला जाता है किसके माध्यम से? तो समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को जोड़ करके गैल्वेनोमीटर को किस में बदला जाता है? ए मीटर में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाता है? वोल्ट मीटर में बदल जाता है। अगला प्रश्न है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता अर्थात μ0 का मान क्या होता है? तो निर्वात की चुंबकशीलता μ0 का मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। याद रखिएगा निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है जिसको म्यू नॉट कहते हैं, इसका मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है लो चुंबकीय पदार्थों की पारगम्यता होती है। लो चुंबकीय लो चुंबकीय पदार्थों की पारगम्यता होती है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थों की पारगम्यता कितनी होती है? म्यू का मान कितना होता है? तो म्यू का मान होता है हमेशा 1 से बड़ा। म्यू का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है ना। लो चुंबकीय पदार्थों की पारगम्यता क्या होती है? तो याद रखिएगा म्यू का मान जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब आपका लो चुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है निकेल है। अगला प्रश्न है निकेल है। निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। क्या है?
तो क्या है, तो इसका सही आंसर है लो चुंबकीय। क्या है प्यारे बच्चों, लो चुंबकीय। निकेल क्या है, तो लो चुंबकीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूरी ताप। क्यूरी ताप के ऊपर, क्यूरी ताप के ऊपर लो चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर लो चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। इसका सही आंसर होगा अनुचुंबकीय। क्या होगा, अनुचुंबकीय। तो याद रखिएगा, क्यूरी ताप के ऊपर जाने पर जो लो चुंबकीय पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है। आपको बता देना चाहते हैं कि चुंबकीय ज्यामितीय जो लंबाई होती है वो चुंबकीय लंबाई अर्थात चुंबक के जो प्रभावकारी जो लंबाई होती है उसके बीच का जो संबंध होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, उसके बीच का संबंध होता है 5/6 LG। याद रखिएगा, LG याद रखिएगा, LM बराबर होता है 5/6 LG या फिर 0.84 LG होता है। 6 से भाग दीजिएगा 5 में तो 0.84 LG आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक यानी BH और VB के बीच का जो संबंध होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, VB बराबर होता है BH tan थीटा। VB बराबर क्या होता है, BH tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, VB बराबर होता है BH tan थीटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमन कोण। नमन कोण का मान क्या होता है जहाँ BH बराबर VB हो। नमन कोण का मान क्या होता है जहाँ BH बराबर VB हो। तो याद रखिएगा 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। चुंबकीय प्रेरण की विमा, चुंबकीय प्रेरण की विमा कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो चुंबकीय प्रेरण की विमा होती है mt पर पावर -2 a पर पावर -1। चुंबकीय प्रेरण की विमा कितनी होती है, mt पर पावर -2 a पर पावर -1 होता है। ठीक है ना। अब हम लोग अगला यूनिट देखेंगे, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, है ना। इसमें से ट्रांसफार्मर और LCR सर्किट के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। याद रहेगा, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है ना, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है, उसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा होती है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व अगर L है तो उसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा का मान होता है 1/L I²। 1/L I², ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, प्रेरणिक प्रतिघात XL का मान होता है। तो याद रखिएगा, XL का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रेरणिक प्रतिघात XL का मान क्या होता है, तो ω/L होता है। याद रखिएगा, XL का मान कितना होता है, ω/L होता है। और आपको बता देना चाहते हैं, याद रखिएगा ओमेगा का मान होता है 2πf होता है, 2πf होता है। याद रखिएगा, ओमेगा का मान क्या होता है 2πf होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, धारितीय प्रतिघात कैपेसिटेंस रिएक्टेंस जिसको हम XC कहते हैं, XC का मान होता है 1/ω/C। याद रहेगा, धारितीय प्रतिघात XC का मान क्या होता है, 1/ω/C होता है। अगला प्रश्न है, LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है। देखिए, LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होती है R² + ω² L²। याद रखिएगा, LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस जिसको कहते हैं, Z जो कहते हैं, उसका मान होता है R² √R² + ω² × L²। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है और वर्ग माध्य मूल मान IRMS है, तो इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध। याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 और वर्ग माध्य मूल मान जिसको हम कहते हैं IRMS, जिसको हम क्या कहते हैं IRMS, इसके बीच का क्या संबंध है, तो इसके बीच का संबंध होता है, इसके बीच का जो संबंध होता है IRMS बराबर I0/√2। ऑप्शन नंबर ए राइट है, IRMS बराबर I0/√2, अर्थात इसको हम 0.707 I0 से भी सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों, तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है। प्रश्न है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है। तो याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की कौन सी राशि प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर की कौन सी राशि
अपरिवर्तित रहती है, अर्थात कांस्टेंट रहती है। ट्रांसफार्मर की कौन सी राशि परिवर्तित रहती, अपरिवर्तित रहती है? तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की जो है आवृत्ति, ट्रांसफार्मर की जो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। ट्रांसफार्मर की जो आवृत्ति है वो क्या होती है? अपरिवर्तित होती है। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है भंवर धाराओं, जिसको हम ईडी करंट्स कहते हैं, ईडी करंट्स को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड कैसा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा परतदार बनाया जाता है, लेमिनेटेड बनाया जाता है। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड को कैसा बनाया जाता है? तो परतदार बनाया जाता है। अगला प्रश्न है शक्ति गुणांक, पावर वेक्टर, है ना, शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का मान होता है cos फाई या R/Z। याद रखिएगा शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? R/Z होता है या फिर cos फाई होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध परिपथ का शक्ति गुणांक, शुद्ध परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो याद रखिएगा शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो 1 होता है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न है वाटहीन धारा का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो याद रखिएगा वाटहीन धारा का शक्ति गुणांक 0 होता है। वाटहीन धारा का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है? 0। वाटहीन धारा का शक्ति गुणांक क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। अगला प्रश्न है चौक कुंडली, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो स्वप्रेरण पर। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? स्वप्रेरण पर आधारित है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? स्वप्रेरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है तप तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर क्या मापता है? तो याद रखिएगा तप तार और एमीटर क्या मापता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान, प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान मापता है, जिसको हम IRMS कहते हैं। याद रखिएगा तप्त तार एमीटर क्या मापता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान मापता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के खोजकर्ता, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के खोजकर्ता, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को कौन खोजे थे? तो माइकल फैराडे साहब खोजे थे। कौन खोजे थे? माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ में, अनुनाद की स्थिति में LCR सर्किट में धारितीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात का संबंध क्या है? तो XL बराबर ओमेगा XC, XL बराबर क्या हो सकता है? XC। तो XL को हम ओमेगा L कहते हैं और XC को हम 1/ओमेगा C कहते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो याद रखिएगा अनुनाद की स्थिति में LCR सर्किट में धारितीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात का क्या संबंध है? तो XL बराबर XC। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। याद रखिएगा एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। अगला प्रश्न है डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग ऑप्टिक्स की ओर इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल किस सूत्र से द्वारा दी जाती है? तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है C बराबर 1/√μ0 इग्जा 0 के सूत्र से दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A राइट है। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है प्यारे बच्चों? अनुप्रस्थ होती है। इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? एकदम फास्ट मोड में रिवीजन कीजिए, ध्यान से रिवीजन कीजिए। इनमें से है ना किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग। तो इसका आंसर होगा B अर्थात गामा किरण, है ना। याद रखिएगा गामा किरण का तरंग दैर्घ्य एक्स किरण, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग इन सब से क्या होता है? सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा जिसको आप मिरेज कहते हैं, मृग तृष्णा जिसको आप मिरेज है ना मिरेज कहते हो, मरीचिका कहते हो, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये देखिए आपके सामने ऑप्टिकल फाइबर है, फाइबर ऑप्टिक्स है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम वापस लौट जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है एक सरल सूक्ष्मदर्शी,
एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और क्या होता है? सीधा होता है। याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो सीधा बनाएगा, जो प्रतिबिंब है ना वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है प्यारे बच्चों डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, दो संपर्कित लेंसों की जो संयुक्त क्षमता होती है ना, दो है ना संपर्कित लेंसों की जो संयुक्त क्षमता होती है वो क्या होती है? तो P बराबर P1 प्लस P2। याद रखिएगा, है ना, दो संपर्कित यानी कंबाइंड लेंस जो होता है, कंबाइंड लेंस जो होता है उसकी जो संयुक्त क्षमता होती है वो क्या होता है? P बराबर P1 प्लस P2। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, P बराबर होता है P1 प्लस P2 होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निकट दृष्टि दोष, हाँ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में आता है? तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो निकट दृष्टि को दूर करना है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है पर दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसा लेंस लीजिए जो कि दूर तक फोकसित कर दे, तो वह लेंस अवतल लेंस होगा। तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष भी इसको कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? देखिए, दूर दृष्टि दोष है वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, ऐसी दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेंगे, क्योंकि दूर की वस्तु तो साफ साफ दिख रही है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रही है। तो निकट की वस्तु को देखना है तो भाई जो है ना लेंस को क्या करे? फोकसित कर दे, वैसा लेंस लेंगे तो वो उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? तो आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? तो कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए, कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि तरंगार्घ के प्रकार, तरंगार्घ के प्रकार देखिए उसके आकार के आधार पर तरंगार्घ के कई प्रकार होते हैं। अगर गोलीय तरंगार्घ हो गया, बेलनाकार तरंगार्घ हो गया, समतल तरंगार्घ हो गया, तो जैसा स्रोत होगा वैसा तरंगार्घ बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा गोलीय, बेलनाकार, समतल सभी। तो ये सभी होंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, प्रकाश के इंटरफेरेंस के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, ये आंसर होगा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या आवश्यक है? तो कला संबद्ध स्रोत आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यंग के द्विशिल्ट प्रयोग में, यंग के द्विशिल्ट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा का सूत्र कितना होता है प्यारे बच्चों? तो बीटा का सूत्र होता है लैम्डा डी बटे छोटी टी। याद रखिएगा, यंग के द्विशिल्ट प्रयोग में फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र याद रखिएगा, बीटा बराबर होता है लैम्डा बड़ी डी बटे छोटी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बीटा बराबर होता है लैम्डा डी बटे छोटी डी। अगला प्रश्न है, ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम का सूत्र होता है म्यू बराबर 10 IP। म्यू बराबर क्या होता है? 10 IP होता है, ये ब्रूस्टर का नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एक पतले प्रिज्म का विचलन कोण, एक पतले प्रिज्म का विचलन कोण कितना होता है? तो एक पतले प्रिज्म का विचलन कोण का सूत्र होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए, यहाँ प्रिज्म का कोण है। तो पतले प्रिज्म का जो विचलन कोण होता है उसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है? तो खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है प्यारे बच्चों वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी और आई लेंस की फोकस दूरी दोनों को योग होता है, अर्थात f0 प्लस f ही होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है वो f0 प्लस f ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? फोटोन की ऊर्जा, तो आपको बता देना चाहते हैं कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो h नहीं होती है। फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? h नहीं होती है। फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है पहले बच्चों? h नहीं होती है। फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? h नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन है प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6 दशमलव है ना 6 3 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रखिएगा 6 3 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड किसका मान होता है, तो प्लांक कांस्टेंट का मान होता है। अगला प्रश्न है डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य। डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो होता है लेमडा बराबर h/mv या फिर लेमडा बराबर h/p होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लेमडा बराबर h/p, लेमडा बराबर h/p होता है। अगला प्रश्न है कैथोड किरण क्या है, तो कैथोड किरण क्या है, तो याद रखिएगा कैथोड किरण अर्थात इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की धारा है। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की क्या है, धारा है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर। कौन सा होगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, विजिबल रीजन में पड़ती है, तो इसका आंसर होगा बामर। क्या होगा, बामर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पी प्रकार का जो अर्धचालक है, पी प्रकार का जो अर्धचालक है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य धारा वाहक होता है, तो याद रखिएगा पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है कोटर, जिसको हम हॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉल्स। अगला प्रश्न है एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है, तो यह है इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक क्या है प्यारे बच्चों, तो ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक है a + b = y, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है ए एन डी गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, तो ए एन डी गेट का बुलियन व्यंजक है ना a × b = y, a × b = y, ये किसका आंसर होगा, ए एन डी गेट का बुलियन व्यंजक होता है a × b = y और ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक होता है a + b = y। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दशमलव संख्या 25 का द्विधारी मान क्या होता है, तो आपको पता है, आप 25 का निकालते हो, 25 का द्विधारी अंक निकालते हो, 2 से भाग देते हो, है ना, कितना होगा बताइए, 12 होगा यहाँ पर, 12 दूनी 24, 1 बचा, फिर 2 से भाग दोगे, 6 दूनी 12, कितना बचा, 2 से भाग दिए, 6 दूनी 12, कितना बचा, 0, है ना, 2 तिया 6, कितना बचा, 0, फिर 2 से भाग देंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 एकम 2, 3 में 2 जाएगा, कितना होगा, 1। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, नीचे से आपको ऊपर लिखना होता है, ठीक है ना, नीचे से आपको क्या लिखना होता है, ऊपर 1 1 1 1 0 0 1, ये आपका क्या हो गया, दाशमिक से द्विधारी, 25 का द्विधारी निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ, ए। अगला प्रश्न है अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग। अगला प्रश्न है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की आवृत्ति क्या होगी, तो आउटपुट की आवृत्ति होगी फुल वेव में आवृत्ति का दुगना हो जाएगा। याद रखिएगा फुल वेव में आवृत्ति का दुगना हो जाएगा, है ना, फुल वेव है, अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है तो अगर इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसका दुगना हो जाएगा, तो 50 × 2 100 हर्ट्ज हो जाएगा। याद रखिएगा फुल वेव में आवृत्ति क्या हो जाती है, दुगनी। फुल वेव में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में जो आवृत्ति हो जाती है, आउटपुट आवृत्ति जो हो जाती है वो दुगनी हो जाती है। अगला प्रश्न है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा मॉड्यूलेशन में कितने प्रकार होते हैं, तो मॉड्यूलेशन में है ना 3 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, AM होता है, FM होता है, PM होता है, AM FM PM, AM FM PM, कितने प्रकार के मॉड्यूलेशन में होते हैं, मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं, AM FM PM। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है स्काई वेव, है ना, स्काई वेव संचार आधारित है, संचार आधारित, स्काई वेव संचार आधारित है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, संचार आधारित है, किस पर आधारित है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, विवर्तन पर, तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। देखिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी क्वेश्चन था, है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हर चैप्टर से हमने आपको सॉल्व करवा दिया। अब जो है थोड़ा सा 2 अंक वाला प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना, 2 अंक वाला प्रश्न जो आपको हर हाल में तैयार कर लेना ही चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स, है ना, स्थिर विद्युत धारा में विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके SI मात्रक को लिखें। दूसरा प्रश्न है समभुवित तल से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 विशेषताएं लिखें। ओम के नियम की सीमा को देख लेना आपको, धारा घनत्व और अनुगमन में
संबंध देख लेना है, उसकी परिभाषा देख लेना है, संट क्या है, इसके दो उपयोग को लिखे, है ना। उसके बाद चुंबकत्व और प्रेरण जो सेकंड चैप्टर आप होता है आपका, उसमें आपका लॉरेंज बल इंपॉर्टेंट है, भंवर धारा इंपॉर्टेंट है, उसका उपयोग इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम, और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है कि नहीं होता है, इसको देख लेना है आपको। फिर प्रतिबाधा और प्रतिघात में अंतर स्पष्ट कर लेना है, बाधा और प्रतिघात में अंतर देख लेना है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों के नाम देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप ऑप्टिक्स चैप्टर अगर देखते हैं तो ऑप्टिक्स में जो है प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है, विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है। उसके बाद फिर क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन, फिर प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर देख लीजिएगा। आवर्धन क्षमता और आवर्धन में क्या अंतर है। आँख की असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, है ना, आँख की असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो वही होता है कि सिलियरी आँख जो है, सिलियरी मांसपेशी जो है नेत्र लेंस के, सिलियरी मांसपेशी के माध्यम से जो नेत्र लेंस होता है, कभी नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है तो कभी दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। नेत्र लेंस की इस क्षमता को, है ना, उसकी असमंजन क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक भौतिकी में आप देखिएगा कार्यफलन देख लीजिएगा, वर्क फंक्शन देख लीजिएगा, है ना, देहली आवृत्ति देख लीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रवाह का नियम देख लीजिएगा, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में अंतर देख लीजिएगा, नैंड गेट और नॉर गेट की सत्या सारणी आप जरूर बनाइएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सबसे प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। देखिए ये तो आपका 2 अंक वाला था। अब अगर 5 अंक वाला प्रश्न पूछेगा, दीर्घवृत्तीय में पूछेगा, तो ये संभावित प्रश्न है कि ये पूछ सकता है। गॉस प्रमेय को लिखे और सिद्ध करे, उसकी सहायता से आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर विद्युतीय क्षेत्र की व्यंजक प्राप्त करे, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करे, और पट्टियों के बीच अगर डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार, है ना, रिवीजन कर लीजिएगा। विद्युतीय धारा और चुंबकत्व की बात करें तो किरचॉफ का नियम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस नियम का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की स्थिति प्राप्त करें, P/Q बराबर R/S देख लीजिएगा। बायो सेवार्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। उम्मीद करते हैं आप रिवीजन कर लिए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लेंस मेकर फॉर्मूला को लिखें और सिद्ध करें, ठीक है ना। ये सब आप लोग जरूर कंप्लीट करके ही जाइएगा। अगर बात हम आधुनिक भौतिकी करें, मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो वर्क फंक्शन, कार्यफलन, देहली आवृत्ति की परिभाषा ये देख लीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रवाह का नियम को लिखें, एन टाइप और पी टाइप चालक में अंतर, और नंद गेट और नॉर गेट की सत्यता सारणी जरूर बनाइएगा। और फिर जो है आपका जो है नाभिकीय विखंडन और संलयन, नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर स्पष्ट है। देखिए डायग्राम अगर बनाना हो प्रश्न नंबर 2 का है तो उसमें चित्र का गुंजाइश रहेगा, जैसे कि लॉजिक गेट आ गया, लेंस आ गया, सर्किट आ गया, तो आपको छोटा सा डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं भी लिखिएगा तो पूरा अंक मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। SI मात्रक पर बिल्कुल ध्यान रखना है, परिभाषा लिखने के बाद उसका SI मात्रक बीमा जरूर लिखें, लिखना ना भूले बच्चों, ठीक है ना। और 2 अंक के लिए 30 से 40 शब्द काफ़ी है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम 5 अंक वाला बात कर रहे थे, तो 5 अंक में आपका जो है लेंस मेकर फॉर्मूला को लिखे, सिद्ध करे, खगोलीय दूरदर्शक, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसकी बनावट और कार्य प्रणाली का वर्णन करें, अंतिम प्रतिमा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम पर बने तो उसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। तो मतलब खगोलीय दूरदर्शक आपको देखना ही देखना है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देख लेना, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियमों की व्याख्या को सिद्ध करें, ये जरूर पूछा ही जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में अगर जाएंगे तो LCR सर्किट को देख लीजिएगा, है ना। LCR सर्किट में जो है धारा का शिखर मान, उसकी प्रतिबाधा, उसका व्यंजक प्राप्त करें, अनुनाद की स्थिति को समझाएं, इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। h nu माइनस फाइ नॉट की स्थापना करें और इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करें। संधि डायोड से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं भी है तो अथवा में आपका काम चल जाएगा, आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहली बात बच्चों, 5 अंक पूरा अगर आप लाना चाहते हैं, पूरा पक्का करना चाहते हैं, तो आपको साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन में चित्र में आपको 1.5 से 2 नंबर मिलता है, पेंसिल का उपयोग कीजिएगा, है ना, नामकरण अच्छा से कीजिएगा। 2 नंबर तो आपको फिगर में ही मिलेगा 5 अंक में, इसलिए आप फिगर अच्छे से बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, अच्छे से लेबलिंग कीजिएगा, नामकरण अच्छे से कीजिएगा, स्टेप वाइज डेरिवेशन, है ना। अगर आप गणितीय व्यंजक निकाल रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, हर स्टेप के बगल में, है ना, आप जो है लिख लीजिएगा कि कहाँ से आया समीकरण 1 से आया, समीकरण 2 से आया, क्यों आया, कारण के साथ अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, जब भी आपका डेरिवेशन निकल जाए तो फॉर्मूला को एक बॉक्स में, है ना, एक बॉक्स में आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है और लिख देना है उसके नीचे में कि या
अभीष्ट व्यंजक है, या अभीष्ट व्यंजक है। समझे कि नहीं समझे? चलिए इस बीच जो है हम आपको ना कुछ फार्मूला लर्न करा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। आपको जब पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम का नियम इंपॉर्टेंट है, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है E बराबर F बटे Q। गॉस थ्योरम होता है फाई बराबर Q0 बटे ईप्सिलॉन 0 होता है। और अगर हम धारिता की बात करें तो C बराबर Q बटे V होता है, और C बराबर A इंटू ईप्सिलॉन 0 बटे D होता है। ये समांतर पट्टिका के लिए, ठीक है। धारा विद्युत में जो है आपका ओम का नियम देख लीजिएगा, V बराबर I गुना R फॉर्मूला होता है। प्रति रेसिस्टिविटी जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उसमें प्रतिरोध के बीच जो संबंध होता है रो बराबर RA बटे L होता है, या R बराबर रो इंटू L बटे A होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, उसका सूत्र होता है I बराबर NAE इंटू VD होता है। किरचॉफ का नियम को देख लीजिएगा, इसमें संधि का नियम होता है ना। संधि का नियम मतलब कुल धारा आने वाली धारा और बाहर निकलने वाली धाराओं का कुल योग 0 होता है ना। चलिए चुंबकत्व की बात करें तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर Q इंटू E प्लस V गुना B होता है। बायो-सेवर्ट्स का नियम का फॉर्मूला होता है DB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे R स्क्वायर होता है। अगला है देखिए, है ना, पृथ्वी का जो भू चुंबकत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है VB बराबर, है ना, VB बराबर BH tan थीटा होता है, जहाँ थीटा क्या है, नमन कोण है। उसके बाद फैराडे का नियम तो आप जानवे करते हैं, E बराबर माइनस D5 बटे DT होता है। और है ना, वर्ग माध्य मूल का फॉर्मूला होता है I नोट बटे रूट होता है। और प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये LCR सर्किट के लिए हुआ, ठीक है। LCR सर्किट के लिए प्रतिबाधा हो गया। प्रकाशिकी में जो है आपका, है ना, दर्पण सूत्र होता है 1 बटे V प्लस 1 बटे U बराबर 1 बटे F। लेंस सूत्र होता है 1 बटे V माइनस 1 बटे U बराबर 1 बटे F। और लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटे F बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1 बटे F, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। आधुनिक भौतिकी में जाइएगा तो आइंस्टीन का समीकरण है। आइंस्टीन का समीकरण का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू, है ना। E बराबर एच न्यू बराबर होता है फाई नॉट प्लस K मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है। और डी ब्रुगली का जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका फॉर्मूला होता है H बटे P, है ना, या फिर H बटे MB होता है। चलिए, और अगर बात करें हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो N बराबर, है ना, N नोट इंटू E पर पावर माइनस लेमडा T होता है ना। मास एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है आइंस्टीन का जो होता है फॉर्मूला E बराबर MC स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखें तो लॉजिक गेट में याद रखिएगा OR गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है A प्लस B बराबर Y होता है। AND गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो A इंटू B बराबर Y होता है। नॉट गेट का बुलियन व्यंजक होता है A नॉट बराबर Y होता है। नंद गेट का बुलियन व्यंजक होता है A इंटू B का नॉट इज इक्वल टू Y होता है। और नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है A प्लस B का नॉट इज इक्वल टू Y। तो प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से परीक्षा दीजिए प्यारे बच्चों, है ना। और जो है हमेशा आपका जो है अच्छा से एग्ज़ाम बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।